नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का बाद, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बाद में सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। जहां आतंक की कमर तोड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आतंक को पनाह देने वालों को बैन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बार तहरीके हुर्रियत पर बैन लगा दिया है। आगे खबर डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए महिमा से कवर कर दूंगी। देखिए, दूसरी बड़ी खबर होगी धरती की जन्नत कही जाने वाली जम्मू कश्मीर की, जहां पर 8000 सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। आतंकवाद का महिमा मंडन भी किया जा रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से देंगे, लेकिन तीसरी बड़ी खबर के लिए चलते प्रीति के पास। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवान का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए विनेश के साथ एकजुटता जताई। राहुल ने इस पोस्ट में लिखा कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या फिर सम्मान उसके बाद है। खबर विस्तार में आगे होगी, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आयुष। और साथ ही बात होगी उत्तर भारत के पल पल बदलते मौसम को लेकर भी। साल के आखिरी दिन मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे शिखा ठाकुर। तो चले चार के बाद की करते हैं शुरुआत। और पहली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की तहरीके हुर्रियत पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर का OUAPA के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। ये संगठन दरअसल जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निश्चित गतिविधियों में शामिल है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाते हुए और आतंकी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया। केंद्र सरकार ने इससे पहले 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को प्रतिबंधित किया आतंकी संगठन घोषित किया और इस संगठन के नेता मसरत आलम भट्ट पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगा। पाकिस्तान के समर्थन में घाटी में गतिविधियां भी करने का इन पर आरोप लगा। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तजम्मुल, क्या कुछ बातें कही गई हैं? क्योंकि गृह मंत्री ने जो भी बातें एक्स पर पूछी थी, हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, लेकिन इनकी गतिविधियां पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरह की रही? देखिए, हमें तहरीक हुर्रियत को शिखा पहले देखना होगा कि इसका वजूद जम्मू कश्मीर में कैसे आया। सबसे पहले सैयद अली शाह गिलानी, जो कि इसके बानी थे, जो अभी आप तस्वीर में देख रहे थे, सैयद अली शाह गिलानी के साथ तहरीक हुर्रियत के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ सहराई, जिनका बाद में देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, दोनों लीडरान जो है उनका इंतकाल हो चुका है। दरअसल ये दोनों लीडरान जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक थे और जमात इस्लामी से अलग होने के बाद सैयद अली शाह गिलानी और मोहम्मद अशरफ सहराई ने तहरीक हुर्रियत नामी तंजीम का गुट बनाया, जिसके बाद मसरत आलम का मुस्लिम लीग और इसी तरह से आसिया इंद्राबी का दुख्तरानी मिल्लत और बहुत छोटी बड़ी तंजीमें, तकरीबन 18 के करीब तंजीमों का ये जो मिलन था, ये तहरीक हुर्रियत के साथ साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के साथ शामिल हुए। यानी जमात इस्लामी का ही ये फ्रेंचाइज था तहरीक हुर्रियत, जो किसी वजह से तहरीक हुर्रियत के साथ वाबस्तगी के बाद जमात इस्लामी से सैयद अली शाह गिलानी अलग हुए थे। लेकिन मरकज ने कुछ दिन पहले मसरत आलम भट्ट की मुस्लिम लीग, मैंने पहले भी कहा कि ये वो मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान के पैटर्न, साबिक पैटर्न अली मोहम्मद जिन्ना की फिलासफी को जम्मू कश्मीर में लाना था। और तहरीक हुर्रियत का मतलब था वही जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी, वही नजरियात, जम्मू कश्मीर को देश से अलग करना, इन्वेस्टिगेट करना और उसके बाद जल्द से जुलूस का इनेकाद करना। इसी तरह से दुख्तरानी मिल्लत, जिसकी सरबराह इस वक्त जेल में है, आसिया इंद्राबी, उनका भी जो गुट है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के साथ होता था और ये करीबन 18 तंजीमों का एक फोरम होता था जो हड़ताली कैलेंडर और बाकी तंजीमी प्रचार जो थे जम्मू कश्मीर में चलाते थे और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मुस्लिम लीग और बाकी नामों के तंजीमों के नामों से यहाँ पर सेमिनार, संपोजियम वगैरह करते थे। उसके बाद जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से साफ तौर पर कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हुक्मनामा जारी हुआ, अब तहरीक हुर्रियत को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। यानी 5 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा कि सैयद अली शाह गिलानी के बाद अब कौन कौन लीडरान है। मसरत आलम भट्ट जेल में है, जफर अकबर जेल में है और अयाज अकबर, माफ कीजिएगा, जफर अकबर साल्वेशन मूवमेंट से हैं जो हुर्रियत एम की एक इकाई है। और इसी तरह से अयाज अकबर जो कि तर्जमान थे सैयद अली शाह गिलानी के, वो भी इस वक्त कोट बिलवाल जेल या तिहाड़ जेल में है। इसी तरह से दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया इंद्राबी जेल में है। राजा महराज कलवाल श्रीनगर के जिला सदर थे, वो जेल में है। और कुल मिलाकर तहरीक हुर्रियत को बैन लगने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में इस तंजीम के नाम पर कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती। इससे पहले जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर और से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और कई एक तंजीमों को मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर में जो चार्टर ब्रांड है वो सैयद अली शाह गिलानी का है, जिन्होंने जमात इस्लामी से अलग होने के बाद
जाती वजूहात की बिना पर एक और फ्रंट तैयार किया था जो तहरीक हुर्रियत के नाम से। ठीक है, लेकिन 20 से तजम्मुल 25 हालांकि अब बरसों जम्मू तक कश्मीर की जो में चल- तस्वीर है वो बदल गई है, पहले वाली अब बात नहीं रही। लेकिन क्या ये जो संगठन है इनकी तरफ से अगला अप्रोच क्या होने वाला है? क्या कुछ कदम ये उठा सकते? देखिए 5 साल तक के लिए इसको बैन कर दिया गया है। जिस वक्त आप किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, चूंकि इसकी जो फाउंडेशन होती है वो रिलीजियस के नाम पर की जाती है, रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, उसके बाद मजहबी प्रचार किया जाता था, उसके बाद इस्लाम की दावतें दी जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूंकि इस तंजीम से वाबस्ता कोई भी फर्द, कोई भी शख्स, कोई दफ्तर इस वक्त जो है वो फ्री नहीं है। या तो उन्होंने छोड़ दिया, या तो वो जेलों में है, या तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। गालबन मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल रहती है, जम्मू कश्मीर में सियासी पारा किस तरफ जाता है, और जम्मू कश्मीर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये जो ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद किस तरह की कमजोरियों को दूर किया जाएगा और इससे क्या फायदे हासिल किए जा सकते हैं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सैयद। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सैयद ने विस्तार से जानकारी दी। और जम्मू कश्मीर यानी कि हरी भरी वादियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, खूबसूरत झीलें और चिनार के खुशरंग दरख्त। आपको बता दें कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग ऐसे नहीं कहा जाता, लेकिन ये जन्नत बीते कई दशकों से दहशतगर्दी से जूझ रही है। इस दहशतगर्दी जो कि हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कट्टरपंथ के जरिए कश्मीर को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंक के सफाए का भी अभियान अब तेज हो गया। ज्यादातर टॉप कमांडर्स या तो ढेर कर दिए गए या फिर वो बिल में दुबक कर अभी बैठे हैं। यही नहीं, कश्मीर में तरक्की का दौर आया और लोग अब मुख्य धारा की तरफ लौटने लगे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर यानी धरती का स्वर्ग, लेकिन ये स्वर्ग बीते कई दशकों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। घाटी की एक पूरी पीढ़ी अलगाववाद और आतंकवाद का दंश झेलते हुए बड़ी हुई। हालांकि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब कश्मीर एक बार फिर मुस्कुरा रहा है, लेकिन ये मुस्कान आतंक के रहनुमाओं को नश्तर की तरह चुभ रही है। मुख्यधारा में लौट रहा कश्मीरी अब पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर पत्थर नहीं उठा रहा। वो मजहबी कट्टरता पर कश्मीरियत और अपने करियर को तरजीह दे रहा है। रही सही कसर सेना पूरी कर रही है, वो भी एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। इसलिए घाटी में दहशतगर्दी के जिन को जिंदा रखने के लिए आतंक के रहनुमा एक नए किस्म की जंग की शुरुआत कर चुके हैं। और ये जंग बारूद या बंदूक से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। यह आतंक का सोशल मीडिया मॉड्यूल है, यानी इंफॉर्मेशन वॉर। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कश्मीरियों को भड़काया जा रहा है, वो भी भारत की धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8000 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जो कश्मीर को लेकर गलत सूचनाएं और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स फर्जी हैं। इनके जरिए हैंडलर्स कश्मीरियों को जिहाद के लिए और हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। लगातार ये चीज़ सामने लेके आया कि साहब टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स अच्छा खासा ठीक ठाक टेररिज्म के साथ एकदम से कपल्ड है। सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन वॉर ही नहीं, देश विरोधी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए नार्को टेरर की साजिश भी रच रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को नार्को टेरर से जुड़ी ऐसी कई कड़ियां हाथ लगी जिनके तार सीधे तुर्की, कनाडा और पेरिस से जुड़ रहे हैं। यानी दूर देशों में बैठे हैंडलर्स ड्रग्स के कारोबार से न सिर्फ कश्मीर के युवाओं को खोखला बनाना चाहते हैं, बल्कि टेरर फंडिंग का भी इंतजाम करना चाहते हैं। नार्को टेररिज्म के खिलाफ पिछले साल में 2021 के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो जे.एंड.के पुलिस ने एक अलग लेवल पे इसको ले जाने की कोशिश करी है। ये चैलेंज पहले कई सारे लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे या डिसबिलीफ था
कि नारकोटिक्स जो है वो पार का प्रॉब्लम है। यानी ये साफ है कि आने वाला वर्ष यानी 2024 इस लिहाज से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि उनके सामने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य तो है ही, नार्को टेरर और इस मिसइंफॉर्मेशन वॉर से लड़ने की चुनौती भी है, ताकि मुस्कुराते और मुख्यधारा की तरफ लौटते कश्मीर को फिर किसी नापाक की नजर न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवानों के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि देश की हर बेटी का आत्मसम्मान सबसे पहले है। दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था। इसमें WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया था। बाद में इसको लेकर पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। WFI फेडरेशन के खिलाफ भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट में लिखा है कि आज का एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई है। इस ट्वीट के साथ वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने महिला में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तापमान में जबरदस्त गिरावट के साथ लोग घरों में कैद हैं और मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया कि राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। देखिए, उत्तर भारत में कोहरे का कोहरा, सर्दी के सितम से जन जन बेहाल, शहर शहर ठंड का कहर। राजधानी दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से जहां पर्यटकों में उत्साह है, तो वहीं ठंड की ठिठुरन ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड तो थोड़ा ज़्यादा हो रही है, लगभग 2-3 दिन से जो है, और कोहरे का प्रकोप है। लोगों का निकलना थोड़ा सा कम हो गया है ठंड की वजह से, और इसके साथ साथ गलन भी है। जब हवा चलती है तो और गलन बढ़ जाती है, हवा न होने से तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। वैसे सरकारी व्यवस्था है अलाव जलने का। घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, तो कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में नए साल पर बारिश और घने कोहरे की संभावना है, जिसके कारण तापमान गिरने से ठिठुरन और बढ़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों ने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया। दिल्ली, सभी सरकारी स्कूल 1 से 15 जनवरी तक के लिए बंद। पटना, 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के स्कूल्स बंद। यूपी, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों के स्कूल्स बंद। लखनऊ, स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद। पंजाब, स्कूल की विंटर की छुट्टियां बढ़ाई गई। राजस्थान, जयपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद। ठंड की वजह से जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। ट्रेन से लेकर विमानों तक की सेवाएं कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में 80 उड़ानें और 30 ट्रेन देरी से चल रही हैं। वहीं कई जगहों से सड़क हादसे की भी तस्वीर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए रुख मध्य प्रदेश का करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से आहत हैं और नाराज भी। उनको उम्मीद थी कि पार्टी के प्रति जो उन्होंने जिस तरीके का रवैया रखा है, उसे देखते हुए उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तभी उन्होंने चेहरा घोषित नहीं होने के बावजूद बहुत मेहनत की। उनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक के लिए उनको मुख्यमंत्री बना करके रखा जाएगा। और आए दिन इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ जाती है।
और ऐसे में कई ऐसे बयान भी उनकी तरफ से दिए गए जो नाराजगी जताने वाले थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दिल्ली जाकर के कुछ मांगने की बजाय मर जाना बेहतर होगा। तभी सवाल है कि आगे उनके लिए पार्टी में क्या भूमिका बचती है। राज्य में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको दिल्ली बुलाया। वो दिल्ली आए और नड्डा से मिलने के बाद मीडिया के सामने कहा कि पार्टी उनको जो भूमिका देगी वो इसे जिम्मेदारी से निभाएंगे। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उनको संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर हुआ कि पार्टी में उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं है और वो भी ठीक करने के मूड में नहीं है। इसके बाद शिवराज को दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने का महत्वपूर्ण काम तो सौंपा गया, लेकिन साथ ही शिवराज की एमपी से दूरी भी तय कर दी गई। दक्षिण में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने के टास्क में शिवराज बीजेपी की टॉप लीडरशिप के लगातार संपर्क में रहेंगे और यही उनके लिए उम्मीद की एक किरण मानी जा रही है। अभी अब देखना होगा कि आगे शिवराज के लिए क्या भूमिका बचती है। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सिमारला मोड़ के पास दो ट्रक के बीच कार आई। हादसे में 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान के सिमारला रोड के पास 2 ट्रक के बीच एक कार आई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। भीषण सड़क हादसा फिलहाल राजस्थान के सीकर में हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आसपास में लोग जो मौजूद थे वो यहाँ पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन को भी फिलहाल सूचित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, लेकिन दुखद खबर ये कि 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इजरायली दूतावास पर धमाका मामले में जांच तेज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जांच ट्रांसफर की गई है। 26 दिसंबर को आपको याद होगा किस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, तेज आवाज आई थी। स्पेशल सेल के अलावा एनआईए भी अब जांच में जुटी हुई है और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस को जांच सौंपी गई है। 26 दिसंबर को इजरायली दूतावास के बाहर तेज आवाज आई थी। ऐसा लगा था कि टायर फटा है। जैसे ही वहां पर पुलिस कर्मी पहुंचे तो कुछ भी नहीं मिला और ये कहा जा रहा था कि शायद किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद वो केमिकल हवा में मिल गया। लेकिन बाद में कई केंद्रीय जांच एजेंसियां गई, छानने की कोशिश की गई, चीजों को खंगाला गया, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिस वजह से ये मामला और उलझता हुआ नजर आया। इजरायल एम्बेसी से चंद कदम की दूरी पर हुए ब्लास्ट के मामले की जांच स्पेशल सेल पुलिस को सौंप दी है। थाना तुलक रोड थाने की पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही इस मामले की जांच कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सेल को सौंप दी है। ये वही जगह है जहां पर पिछले दिनों यानी कि मंगलवार की शाम को 5:47 पर एक ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा होने की वजह से मीडिया को आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज जब यहाँ से पुलिस हट चुकी है तो हम आपको सीधे उस स्पॉट पे ले चलते हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। देखिए आप, ये ठीक वही जगह पर है। ये जिंदल हाउस है। ठीक यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, बड़े जोरदार का धमाका हुआ था और धमाका होने के साथ ही यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा। हालांकि पूरा इलाका देखिए वीआईपी इलाका है। इससे चंद कदम की दूरी पर लाल कृष्ण आडवाणी रहते हैं। यहाँ तमाम वीवीआईपी लोग रहते हैं और यहीं पर ठीक ब्लास्ट हुआ था। ये ब्लास्ट किया गया था इजरायल एम्बेसी को निशाना बनाकर। इस पूरे मामले की जांच के अंदर जो है एनआईए, एनएसजी, यहाँ तमाम एजेंसियां जुट गई थी और पूरी जांच पड़ताल यहाँ शुरू कर दी गई थी। और जांच पड़ताल शुरू होने के बाद ही यानी मंगलवार की शाम को धमाका हुआ था, उसके ठीक 5 दिनों के बाद जो है तुगलक रोड थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर नंबर है 169 यानी कि 169। ये एफआईआर दर्ज की जाती है। इसमें सेक्शन लगाया जाता है 3 यानी कि किसी की जान माल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ब्लास्ट करना। यानी इस पूरे मामले की जांच जो है तुगलक रोड थाने की पुलिस से लेकर जो है अब दे दी जाती है सेल को। यानी इस पूरे मामले की जांच जो है स्पेशल सेल करेगी। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए थे, क्योंकि धमाका जब यहाँ पे हुआ था, धमाका होने के साथ ही यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। उसके बाद पीसीआर कॉल की गई थी, दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँची थी और ठीक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा 2 जगह दिखाएँ जहाँ पर 2 शख्स रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं।
वो स्कूटी थी जिस स्कूटी पर एक लड़का और एक लड़की सवार थे। हालांकि उस स्कूटी पर सवार लड़का और लड़की को भी पहचान लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि पूछताछ में ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आ पाई थी जिसके आधार पर पता चल सके कि आखिर इस पूरे मामले का उनका हाथ है। अब इस पूरे मामले की जांच सेल को सौंप दी गई है। अब आगे की जांच जो सेल करती है, अब इसमें सेल ये पता लगाने की कोशिश करेगी आखिर धमाका किस तरह का था, ये धमाका करने के पीछे मकसद क्या था और ये धमाका किसने किया। ये तमाम सवालात हैं जिनका अब कहीं ना कहीं जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी स्पेशल सेल। कैमरा पर्सन नितिन के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर, लंदन में पुलिस पर हमला किया गया है। लाठी से लोगों ने पुलिस पर हमला किया। इरिट्रिया प्रवासियों ने हंगामा किया। अफ्रीकन कंट्री इरिट्रिया के यहां इमिग्रेंट्स रह रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है तहरीके हुर्रियत पर। केंद्र सरकार ने बैन किया। यूएपीए के तहत गिलानी के खिलाफ लगातार एक्शन हमने देखा था जब तक वो जिंदा था, और अब उसके संगठन पर भी एक बड़ा एक्शन। यूएपीए के तहत तहरीके हुर्रियत बैन किया गया। ये बड़ी और अहम खबर गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। यूएपीए के तहत तहरीके हुर्रियत को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने में शामिल। अमित शाह ने लिखा ये जम्मू कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करने में शामिल। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा, भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है तहरीके हुर्रियत। और इस संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने में शामिल अलगाववादी विचारधारा का संगठन था। 2004 में इसे बनाया गया था और अब लगभग 18-19 साल बाद इसे बैन किया गया है। यूएपीए के तहत तहरीके हुर्रियत पर बैन की कार्रवाई। इससे पहले मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर भी इसी तरह का एक्शन देखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी थी और एक बार फिर से एक बड़े संगठन के खिलाफ बैन की कार्रवाई। अलगाववादी विचारधारा के लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन देखा जा रहा है। एक ट्वीट आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। जानकारी दी उन्होंने कि तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को बैन किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जल्द विधेयक पेश होगा। सीएम धामी की तरफ से कहा गया उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। यूसीसी पर विधानसभा में जल्द विधेयक आएगा। सीएम धामी की तरफ से ये तमाम इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के दी गई है और ऐसे में उत्तराखंड में वो राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है और मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि किसी राज्य में या अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सके।